स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स्थ का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट लेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर है व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास सिक्स्थ का। तो इसमें मैं आपको पॉइंट वाइज बताता चलूँगा। फर्स्ट है हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। हमें पता है कि अपने बीते समय के अध्ययन को हिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, हिस्ट्री शब्द की ओरिजिन उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया का मतलब होता है लर्निंग या नॉलेज। इसमें हम जो पुराने समय के या प्राचीन समय के ग्रेट कल्चर्स की स्टडी करते हैं। इसके अलावा सिविलाइजेशन से जो हैं ग्रेट सभ्यताएं जितनी भी हुई हैं दुनिया में, जैसे इंडिया की, चाइना की, है ना, मेसोपोटामिया की, और जितने भी ग्रेट मैन हैं उनका स्टडी हिस्ट्री में किया जाता है। अब इसके अलावा हम ये भी स्टडी करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पुराने समय में क्या क्या अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय शुरुआत में सभ्यता का जब विकास हुआ तो क्या हम खाते थे, कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ रहते थे। तो हमें पता चलता है हिस्ट्री के स्टडी से कि हम नदियों के किनारे रहते थे, क्योंकि उस समय तो आज की तरह पानी की व्यवस्था थी नहीं कि आपने बोरवेल चालू कर लिया पानी आ जाएगा। तो नदियों किनारे पानी की उपलब्धता होती थी, तो हम लोग सभी नदियों किनारे, यानी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं नदियों किनारे ही रहते थे। और भोजन को उगाना उस समय नहीं आता था, जब बिल्कुल शुरुआती समय में तो हम लोग क्या करते थे, भोजन का संग्रह करते थे, यानी जंगलों में या इधर उधर से भोजन को इकट्ठा करते थे। फिर इसके बाद धीरे धीरे भोजन संग्रह के साथ साथ हमने जानवरों का शिकार शुरू किया। तो नदियों के किनारे रहने से ये फायदा होता था कि नदियों से पानी की उपलब्धता हो जाती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों मार के खाने के काम में ले लेते थे, क्योंकि प्रचुर मात्रा में मछलियां मिल जाती थी। इसके अलावा आवागमन का साधन भी शायद लकड़ी के लट्ठों के ऊपर यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह जाने में सुविधा रही होगी, इसलिए हमने नदियों के किनारे रहना शुरू किया। और ये भी पता चलेगा आपको जब आप अपने आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि सारी सभ्यताएं दुनिया की जितनी है वो नदियों के किनारे ही उनका विकास हुआ है। अब 8000 वर्ष पूर्व आज से किरथर और सुलेमान जो है उन पहाड़ियों के पास जो है मनुष्य ने गेहूं और बार्ली का उगाना शुरू किया। तो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये जो है यू कैन सी, ये सुलेमान, इंडिया का मैप मैंने रफ ड्रॉ किया है। ये सुलेमान हिल्स हैं और ये किरथर हिल्स हैं। इनके आसपास जो कि उस समय का सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये रफ आइडिया डायग्राम। तो उन इलाकों में पहले पहले गेहूं और बार्ली की खेती करना इंसान ने शुरू किया। और उस समय क्या हुआ था, जानवरों को पालना भी शुरू किया इंसान ने। ठीक है, तो उनमें जानवर जो पहले पाले गए उनमें भेड़ बकरियां थी। बाद में गौवंश यानी कि जिसको मवेशी यानी कैटल कहते हैं, उनका भी पालन शुरू हुआ। फिर शुरुआत में हम गांवों में रहते थे। आपको पता है कि शुरुआत में गांवों में रहते थे, यानी इंसान, शहरों का विकास बाद में हुआ। फिर गारो और विंध्या की जो पहाड़ियां हैं, गारो की पहाड़ियां यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के। आपको पता है जो 7 सिस्टर्स है नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर वगैरह, मिजोरम, मेघालय, 7 स्टेट्स हैं इनको। तो गारो की जो हिल्स हैं यहाँ पर, और इसके अलावा विंध्या जो ये है भारत के लगभग मध्य में विंध्याज माउंटेन है, इनके आसपास जो है खेती का विकास हुआ बाद में। और विंध्याज के उत्तर में, ये विंध्याज है, इसके उत्तर में नॉर्दर्न साइड में चावल की खेती की शुरुआत की गई के सबूत पाए गए हैं। अब उसी समय सिंधु नदी और उसके आसपास, ये नदी है सिंधु, अब इसका पाकिस्तान का इलाका है ये, तो यहाँ पर सिंधु नदी जो इसकी जो जितनी भी सहायक नदी हैं उन नदियों के आसपास जो है आज से 4700 वर्ष पूर्व कुछ प्रारंभिक शहरों का विकास हुआ। आगे आप पढ़ेंगे भी अपने। फिर उसके बाद आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा, ये नदी गंगा है, उत्तर भारत से सिंचती हुई जाती है बंगाल में, और बे बंगाल में जाके अपने आप को पोर करती है वाटर। तो यहाँ पर जो है गंगा और इसके आसपास के इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व शहर बसे बाद में, है ना। फिर बिहार में, यहाँ पर अब बिहार में मगध जो है वहां पर पहले किंगडम का विकास हुआ। यहाँ पर गंगा और सोन नदियों के मुहाने में बिहार में मगध नाम के किंगडम का, यहाँ के रूलर कौन था, किंग था, है ना। फिर
आगे हम बढ़ते हैं तो लोग भोजन की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कभी-कभी राजा लोग अपनी सेना के साथ भी मार्च करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, दूसरे राज्यों को जीतने के लिए। इसके अलावा व्यापारी जो है अपने कारवां, जो व्यापारियों का समूह होता है उसको कारवां बोलते हैं, दल होता है, उसके साथ दूसरी जगह व्यापार करने जाते थे, ठीक है? और उस समय पानी के जहाज और कीमती सामान के साथ में यात्रा की जाती थी। जब पानी का जहाज बना लिया हमने तब की बात है ये। फिर कई लोग ऐसे होते थे जो धार्मिक उपदेशक होते थे। नए-नए धर्मों का उस समय जो है ओरिजिन हुआ। तो उनके उपदेशक यानी कि धार्मिक गुरु जो हैं अपने शिक्षाओं को दूसरों तक प्रचारित करने के लिए भी यात्राएँ किया करते थे। तो ये हुआ उस समय यात्रा करने का मेन कारण क्या है? तो धार्मिक शिक्षा देने के लिए लोगों को, आम जन के लिए। इसके अलावा नए देशों की खोज के लिए भी लोग यात्राएँ करते थे, क्योंकि उस समय नए देशों की खोज करना एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी। तो ये भी एक कारण था जिससे कि लोग यात्राएँ करते थे। अब जब यात्रा किए, तो उससे क्या हुआ, विचारों का आदान-प्रदान हुआ। एक-दूसरे के संपर्क में आने की वजह से विचारों का आदान-प्रदान हुआ, ठीक है? और जब विचारों का आदान-प्रदान हुआ, एक-दूसरे से मिले, तो रहन-सहन, खान-पान, त्योहार मनाने के ढंग सभी एक-दूसरे से प्रभावित हुआ, तो इससे नई संस्कृति का विकास हुआ। तो ये तो हुआ इतिहास के बारे में। अब दूसरा उसमें सब टॉपिक है भारतवर्ष का नाम। आज हम इंडिया को भारतवर्ष कहते हैं या इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, है ना? तो उस समय भारतवर्ष का नाम कैसे पड़ा? इंडिया का जो नाम भारतवर्ष है का नाम इंडिया जो पड़ा है वो कैसे पड़ा? तो इंडिया शब्द जो है इंडस, सिंधु नदी को इंडस कहा जाता था। तो ईरान और ग्रीस देश के निवासी इंडस बोलते थे सिंधु नदी को। तो उसी इंडिया को, इंडस के उच्चारण से ही इंडिया शब्द बना। और इंडिया के उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को इंडिया के उत्तर 2500 वर्ष पहले वो इंडिया में आए हुए, उन्होंने इंडिया कहना शुरू किया। इंडस नदी के नाम पे इंडिया देश का नाम पड़ा। इंडस नदी को कभी हिंडोस कहते थे, कभी इंडस कहते थे। और इंडस नदी के पूर्व के भाग में, आप जानते हैं इंडस नदी यानी सिंधु नदी, ये उसके पूर्वी भाग है। तो उसके पूर्वी भाग में रहने वाले लोगों को उन्होंने इंडियन कहा। अब इसके अलावा उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह में जो लोग रहते थे, उन लोगों ने भी इसका नाम दिया और ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है। तो यहीं पर रहने वाले लोगों के लिए भारत यानी इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ। भारत प्रयोग हुआ, भारत शब्द। ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख मिलता है। हमें पता है कि ऋग्वेद की रचना संस्कृत में हुई है और ये आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व की प्रारंभिक लिखी हुई पुस्तकों में से एक, सबसे पहले लिखी गई पुस्तकें जो धरती पर लिखी गई उनमें से ऋग्वेद एक है। तो सबसे पहले ये पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी, क्योंकि उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, प्रिंटिंग प्रेस तो बहुत बाद में उसका इन्वेंशन हुआ। तो हाथों से लिखे जाने के कारण इनको मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। ये जो बुक्स है इनको मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। मैन्यू का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है जो मैन्यू का, सॉरी लैटिन वर्ड है, इसका मैन्यू का मतलब होता है हाथ, यानी हाथ से लिखी गई पुस्तकों को मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। ये जनरली पाम यानी कि ताड़ और बिर्च यानी कि एक प्रकार की भोजपत्र जिसको बोलते हैं, जो हिमालय में मिलते हैं आज, उन पर लिखी जाती थी, क्योंकि उस समय कागज की भी उपलब्धता नहीं थी। कागज की खोज बाद में हुई थी। अब जब इन मैन्युस्क्रिप्ट को कीड़े कुछ खा लेते थे, फिर भी कुछ किताबें मंदिरों में बची रहती थी। उनमें राजा के जीवन का वर्णन, मेडिसिन्स का वर्णन और विज्ञान, और उस समय जो जो भी विज्ञात विज्ञान था उसका वर्णन, और कई महाकाव्यों का वर्णन, कई प्लेस का वर्णन, कविता, ये सारी चीजें संस्कृत भाषा में लिखी हुई मिलती हैं, है ना? कुछ इनमें से इन बुक्स को कीड़ों ने खा लिया। इसके अलावा जनसाधारण की भाषा, संस्कृत तो पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी। जनसाधारण की भाषा जो थी उसको प्राकृत बोलते थे। तो प्राकृत में भी मिलती है, और तमिल लैंग्वेज जो कि अभी भी साउथ इंडिया में बोली जाती है, तमिलनाडु। अब पुरानी चीजों को पढ़ने के लिए उस समय जबकि बुक्स नहीं थी, तो कैसे पढ़ते थे? तो उसका एक साधन था इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? किसी भी कठोर सतह पर, मान लीजिए पत्थर है, उस पर उत्कीर्ण करके, यानी कि जैसे सील में छेद बना के उसमें मसाले को बारीक करते हैं, उसी तरह से पत्थरों पर लिखा जाता था बोर्ड। इसके अलावा धातु की पट्टियां होती थी, उन पर भी इस तरह से ठोक ठोक के अक्षर बनाए जाते थे। तो इन पर खोद कर लिखे गए जो राजा की आज्ञाएं हैं, है ना, किंग ऑर्डर्स हैं, उनको बोलते थे इंस्क्रिप्शंस। तो ये किस लिए लिखे जाते थे? जैसे आज साइन बोर्ड्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, आम जनता को अपने विज्ञापन के बारे में बताने के लिए या सूचनाएं देने के लिए,
या एडवर्टीजमेंट करने के लिए उस समय राजा उस समय अपने राजाज्ञा को यानी ऑर्डर को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शन का सहारा लेते थे। तो इनमें क्या होता था, राजा के बारे में लिखा जाता था, राजा ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी जीती, इन सबको लिखा जाता था। तो आज से लगभग 2225 वर्ष पूर्व का अशोक द्वारा लिखवाया गया, भारत का महानतम सम्राट अशोक भी है, तो उनका लिखवाया गया एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि कांधार में मिलता है। कांधार अब अफगानिस्तान में है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब इस इंस्क्रिप्शन को ग्रीक और अरमेक ये भाषाएं उस समय प्रचलित थी, ग्रीक अब भी है, तो इन भाषाओं में लिखा गया। अब पुरानी चीजों के अध्ययन को क्या होता है, मान लीजिए पुरानी घटनाओं के अध्ययन होते हैं या दूसरा होता है पुरानी चीजों का अध्ययन। तो पुरानी चीजें, मान लीजिए जमीन के अंदर से कोई ऐतिहासिक महत्व की कोई चीज निकली, कोई कपड़े का टुकड़ा निकला, कोई बर्तन निकला, तो इनके अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं। जो पुरानी चीजों के अध्ययन को जमीन के अंदर से, जैसे पुरानी इमारतें हो गई, पुरानी चित्रकारी हो गई या पुरानी मूर्तियां हो गई इत्यादि के अध्ययन को आर्कियोलॉजी करती है। ये एक ब्रांच है जो कि हिस्ट्री से भी रिलेटेड रहती है। अब ये साइंटिफिक तरीके से स्टडी करती है चीजों को। अब जमीन की खुदाई करते हैं तो वहां पर जैसे पुराने टूल्स मिले, घर में यूज करने के लिए बर्तन मिले, कुछ हथियार मिले, गहने, सिक्के या पुरानी कुछ मूर्तियां मिली, तो इनके अध्ययन को करते हैं। इनके अध्ययन से हमें उस समय, तात्कालिक समय के यानी पुराने समय, जिस समय के वो मिले हुए गहने वगैरह हैं, मूर्तियां, ये चीजें मिली हैं, उस समय के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। अब पुरानी वस्तुएं जो हैं, इन पत्थर, हड्डी, इन चीजों से बनी होती थी। और क्या किया जाता, मिट्टी की बनी हुई चीजों को, जो क्ले की चीजें, उनको बना के आग में पका लिया जाता था। जैसे आज ब्रिक्स हैं, ईंट वगैरह पका लेते हैं, उसी तरह से, तो वो लंबे समय तक बनी रहती थी। अब जो पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, उन साइंटिस्ट को या उन विद्वानों को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जानवरों की हड्डियों का जमीन के अंदर से, जैसे मान लीजिए 10 प्रकार की जानवरों की हड्डियां मिली, तो उनसे वो पता लगा लेते हैं कि कौन कौन से जानवरों को मार के खाया जाता था। क्योंकि मार के खाया जाएगा तो वही जानवरों को फेंक दिया जाएगा आसपास के गड्ढों में, है ना, घर के आसपास के कुएं में। तो उन हड्डियों के अध्ययन से पता लगा लेते हैं कि किन किन जानवरों का शिकार किया जाता था, किन किन जानवरों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके अलावा कुछ पौधे या बीजों जमीन के अंदर दब जाते थे या जल जाते थे चार्ड रूप में, CHARRED, चार्ड रूप में जो, तो उनको भी अध्ययन में शामिल करते, क्योंकि वो काफी समय से बचे रहते, नष्ट नहीं होते। अब दूसरा, आर्कियोलॉजिस्ट के अलावा इतिहासकार भी आते हैं। तो मूलतः इतिहास क्या है, पुरानी घटनाओं का अध्ययन। अभी तक क्या माना जाता रहा है कि इतिहास सिर्फ पुरानी घटनाओं का अध्ययन, ज्यादातर राजा और उसके राज परिवार का। लेकिन अब क्या है, आम जनता, आम लोगों, कपड़े, क्रिकेट, सारी चीजों का अध्ययन भी इतिहास में शामिल होने लगा है ना, छोटी छोटी चीजों का, जिनका साधारण जनता का, तो उनका अध्ययन करते हैं, घटनाओं का, राजनीतिक घटनाओं का, खासकर उस समय की, उनको बोलते हैं इतिहासकार। तो वो क्या करते हैं, रिकॉन्स्ट्रक्शन करते हैं, मतलब घटना को नाटक के रूप में फिर से बनाते और फिर उसको देखते हैं कि किस तरह से घटनाएं हुई, उससे ज्यादा यथार्थ का पता चल जाता है इतिहास के अध्ययन में। तो रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है इतिहास के अध्ययन का। अब आपकी बुक में पास्ट जो है, पास्ट का मतलब होता है बीता समय, तो पास्ट का प्लूरल दिया गया, पास्ट। तो पास्ट क्यों लिखा गया, क्योंकि पास्ट मतलब एक व्यक्ति का इतिहास, लेकिन पास्ट मतलब कई लोगों के इतिहास, कई इतिहास है। तो कई इतिहास किनके होंगे, कई लोगों के इतिहास होंगे। पहले क्या होता था, जनरली राज परिवार का इतिहास होता था, लेकिन पास्ट में हमने सभी लोगों का इतिहास, यानी आम जनता का, खासकर किसानों का, है ना, जो मछुआरे हैं, शिकारी हैं, खाद्य संग्राहक हैं, जो खाने को इकट्ठा करते थे, फूड गैदरर, उन सभी का इतिहास पढ़ते हैं। इसलिए इसको पास्ट कहा गया है, ना कि पास्ट, यानी कई लोगों का इतिहास। अब इतिहासकार घटनाओं का अध्ययन कैसे करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, जैसे जमीन के अंदर से कई चीजें निकली जो कि नष्ट नहीं हुई, है ना, तो ये भी। इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, जो पुरानी बुक्स वगैरह बची रह गई जितनी भी, उसको स्टडी करते हैं। और ये सारी चीजें जो है, अब आपकी बुक में एक शब्द आया प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री उस समय की हिस्ट्री को कहते हैं जब इंसान ने लिखना पढ़ना शुरुआत नहीं की थी। तो उस समय का अध्ययन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समय जो सोर्स हैं, वो चीजें, वस्तुएं ही हमें बता सकती हैं कि कैसे क्या क्या था। कुछ अनुमान भी शामिल होता है, कुछ साइंटिफिक स्टडी भी होती है, साइंटिफिक प्रूफ्स के सहायता से। तो प्री हिस्ट्री इतिहास का वो भाग होता है जबकि इंसान ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। अब इसके अलावा 3-4 डिफाइंड टर्म्स आते हैं आपके, जो कि आपके लिए बीसी है, एक एडी है, सीई है और बीसीई, बीसीई। तो बीसी का मतलब है
आप जानते हैं बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म को आधार मान के समय की गणना करते हैं वर्तमान नए समय में। जनरली दुनिया के सभी कंट्रीज में ये एक्सेप्टेड सिस्टम है तो टाइम को पढ़ने का। तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी उनके जन्म के पहले की घटनाओं को बीसी लिखते थे। और एडी मतलब है एनो डोमिनी, मतलब ईश्वर के समय में, तो यानी उनके जन्म के बाद की घटनाओं को एडी में लिखते थे। अब एक शब्द सीई यानी कॉमन इरा आने लगा है, जो कि एडी की जगह पर अब प्रयोग में आता है। एडी की जगह पर सीई यानी कि कॉमन इरा प्रयोग में आने लगा है। और इसके अलावा बीसीई यानी बिफोर कॉमन इरा भी प्रयोग में आने लगा, जो कि बीसी की जगह में प्रयोग आने लगा है। तो ये इतिहास के अध्ययन के कुछ पहलू मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।